उस चैप्टर में बेशक एंड में दिया है, लेकिन हम आज एंजाइम स्टार्ट करेंगे पहले बीच में, ताकि तुम उसके सारे क्वेश्चंस लगा लो और किसी को कहीं डाउट हो तो हम लोग उसको क्लियर कर पाए, राइट। चलो, तो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी एंजाइम्स, राइट। इसके 2 पार्ट में डिवाइड होगा एंजाइम्स, एक लेक्चर में तो कंप्लीट शायद नहीं हो पाएगा, बड़ा है। तो एंजाइम्स का पार्ट 1 है आज, ओके। आई थिंक लेक्चर आपका 4th है ये। चलिए, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, यहाँ से हम उसको वेरीफाई करते चलते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। हमने एनालिसिस कर ली है केमिकल कॉम्पोजिशन की किसी सेल के, बायोमोलिक्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बेसिक्स प्रोटीन पढ़ लिया हमने, मैम, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया हमने, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये टॉपिक है ना, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग स्टेट, इसको हम पढ़ते रहेंगे बीच बीच में, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। मतलब हर टॉपिक का एक बेसिक हो गया ना, ये एटम बोल दूं, एटम तो हर किसी में आ गया, तो फिर वैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम साथ साथ में करते चले जाएंगे। बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर, ये जो है ना, ये हम कर रहे हैं अभी। हमने प्रोटीन का कर लिया, न्यूक्लिक एसिड का कर लिया है, तो ये पूरा टॉपिक तब खत्म हो जाएगा जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का भी कर लेंगे, राइट। तो ये फिर एक साथ ही रिकॉल होगा, तो ये टॉपिक आपका कंटिन्यू है अभी, ऐसे नहीं कर नहीं रही हो, ये कंटिन्यू चल रहा है आपका। तो अगर आप देखा जाए तो आप कहाँ कितने टॉपिक आपके रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स रहते हैं अभी आपके, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एंजाइम। अगर आपका बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाके भी पढ़ना है, ठीक है। ओके मैम। आगे चलते हैं। तो पीवाईक्यूज करके आए हो होमवर्क वाले, होमवर्क में पीवाईक्यूज दिए थे, चेक करके आए हो, नहीं करके आए हो, कोई भी नहीं करके आया, एनीवन हु हैज डन द होमवर्क। बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो पीवाईक्यू होमवर्क में दूंगी मैं यही पूछूंगी कि उसमें डाउट कहाँ है। तो अगर तुमने करा नहीं है तो तुमको डाउट नहीं होगा, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, जब बाद में करोगे तो डाउट कौन लेगा तुम्हारे, तो सारे डाउट तो नहीं पाएंगे, तो इसलिए बोले मैंने साथ साथ करने के लिए। देख लो, नहीं करे तो तुम्हारा लॉस है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक बार प्रोटीन्स के बॉन्ड की, है ना, इसको हम और अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटीन्स में बॉन्ड की बात करें तो हमें पता है एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किसके थ्रू जुड़ा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, जो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिलता ही है ना। इट फॉर्म्स द प्रोटीन, राइट। तो व्हाट इट डज इज, इट डज फॉर्म्स प्रोटीन। अगर हम बात करें और भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो और बॉन्ड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर फोर्सेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, राइट, करेक्ट। मैम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो अगर तुम एक प्रोटीन पकड़ोगे, लेट्स से तुमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का पकड़ लिया प्रोटीन, ठीक है, उसमें तो सब बॉन्डिंग्स मिलेंगे आपको, सारे बॉन्ड्स मिलेंगे। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन को अगर तुम ब्रेक कर रहे हो, तो वो कौन सा बॉन्ड है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो बिल्कुल एंड में जाके टूटेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड वुड बी, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड वुड बी पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इसको लिख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग ऑल, प्रोटीन वाला पार्ट खोलो और वहां पे से ऐड कर लो, राइट। अब अगर वो वैसे तो डिफरेंट, हाँ बेटा बोलो, अच्छा ऋषि, ठीक है, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जाओगे तो यहाँ वहां पे आपको ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपसे फिर भी स्पेसिफिकली पूछ ले कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मोस्टली स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इट स्टेबलाइजेस secondary structure of protein, okay। मैम। बाकी सब में टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे कि कौन एग्जैक्टली स्टेबलाइज कर रहा है, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है कि सबका मिलजुल के है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को स्टेबल करके रखता है, और पेप्टाइड बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो एंड में जाके ये टूटेगा, अगर मैं किसी क्वाटरनरी प्रोटीन हीमोग्लोबिन को तोड़ने बैठी हूँ तो हीमोग्लोबिन में एंड में जाके हमारा पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, क्लियर, मैम। ऑलराइट, ये अपडेट करा, मैम। मैम। आगे चलते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंजाइम्स, राइट। मैम।
तो एंजाइम टॉपिक लास्ट है, इसलिए आपको, आप जब प्रेजेंटेशन ओपन करोगे तो आपको लास्ट में एंजाइम की तरफ मिलेगा, ठीक है। अब जो हम जर्नल बातें पढ़ते हैं ना, वो थोड़ी सी मैं थ्योरी आपको इसी करा रही हूँ, फिर हम एंजाइम से स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके मैम। ये आपको एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, राइट। तो जब आएगा तो आपको समझना पड़ेगा। जब भी मैं कहती हूँ छोटे छोटे बॉक्स है, तो यार छोटे डब्बे तो कार्बोहाइड्रेट में भी मिलेंगे, जिससे पूरी बड़ी चेन बनेगी। छोटे डब्बे तो आपको प्रोटीन के अंदर भी मिल गए। छोटे छोटे डब्बे जैसे न्यूक्लियोटाइड हो गए, वो आपको डीएनए और आरएनए भी मिल गए, राइट। तो मोनोमर एंड पॉलीमर एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट, कोई किसी भी चीज की सिंगल यूनिट, यस है ना, मैम। जैसे ईंट हो गई घर में। और पॉलीमर होता है पूरी दीवार की ईंट का एक कोलैबोरेशन हो गया। तो पॉलीमर इज ए लॉन्ग यूनिट, लॉन्ग चेन ऑफ मैनी सिंगल यूनिट्स, राइट। इतनी सी बात तो हमें पता है, करेक्ट। तो अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, सब स्क्रीन पे देखो, लिखने के लिए तुम्हें प्रेजेंटेशन भेजूंगी, वहां से लिख लेना, राइट। अब इसको सब आराम से सुन लो, छोटू सी बात है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इसे यूज किया जा सकता है। दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बायोमोलिक्यूल्स। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास सेल है ना, एक सेल तो है एटलीस्ट। यस मैम। प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चाहे यूनिसेलुलर है, एक सेल तो है ना। एनीथिंग विच इज लेस देन अ सेल उसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं? यो मैम। नहीं करते, नहीं करते। हाँ, तो एक सेल तो होना चाहिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोमोलिक्यूल, क्योंकि अगर एक सेल है तो उसके अंदर बायोमोलिक्यूल तो होगा ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो निकलेगा इसके अंदर। कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल तो निकलेगा, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोमोलिक्यूल्स दैट आर प्राइमरीली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ प्रोटीन, ऑफ पॉलीमर्स। तो बायोमोलिक्यूल जनरली पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करते रहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? यो मैम। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? अगर कोई वर्ड पूछ ले पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है केमिकल रिएक्शन होकर लंबी चेन बन जाना, दैट इज पॉलीमराइजेशन। जैसे मोती है तुम्हारे पास, तुम एक धागा लो और मोती उसमें डालते रहो, पूरी चेन बन गई, तुमने क्या कर दिया? पॉलीमराइजेशन। वैसे बॉडी में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे, कि केमिकल रिएक्शन होकर एक लंबी चेन बन गई है छोटे छोटे मोनोमर्स की। समझ आई? यो मैम। अब मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट जो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं मोनोमर का, तो मैं बोल सकती हूँ कि अमीनो एसिड इज ए मोनोमर, जो दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो वो भी तो एक मोनोमर ही है ना, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोडाइएस्टर। हाँ, दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर से अटैच होते हैं। तो बोल दिया ना इन्होंने यही तो, कि वेरियस काइंड ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से अटैच होता है, राइट। और अगर मैं इसी की पूरी चेन बना देती, जैसे अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, तो मैं इसको क्या कह देती? पॉलीमर। क्लियर है सबको ये बात? हाँ बेटा विशाल बोल। ये मैम मैं बोल रही थी कि जो जैसे टू मोनोमर यूनिट साथ में जुड़ जाएं तो उनके बीच में बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इस तरह से भी मतलब ये हो सकता है? नहीं, इसका रूल होता है, जो पॉलीमर होते हैं वो बहुत सारी चेन है। पॉलीमर जो तुमने बोला 2 यूनिट बोली ना, 1 या 2, तो ये डाइसेक्राइड आप जो बोल रहे हो ना, जो आप सेक्राइड का एग्जांपल दे रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट, तो वो होता है डाइसेक्राइड। अगर 1 से लेकर 9 यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट है ग्लूकोज की, तो हम उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। 9 से ज्यादा जब हो जाती है ना, डबल नंबर में नंबर आता है ना, 10 या उससे ज्यादा, तब हम उसको बोलते हैं दैट इज अ पॉलीमर। सो पॉलीमर एक लॉन्ग चेन होती है, छोटी चेन नहीं होती, ठीक है। यो वो कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट है ना, जब आएगा तो वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, क्लियर है तुझे? यो मैम। दैट मीन्स आगे पढ़ के आइए। स्कूल में चल रहा है, खुद से पढ़ा है? मैम खुद से पढ़ा है। चलो गुड, ठीक है। ये लाइन क्लियर? चलो आगे आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये तो तुमको यार कब से पता है। व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म? मैम केमिकल रिएक्शन ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in the body. बड़ी डेफिनेशन ये है, ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring in body, हाँ, वो टेक प्लेस इन बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, है ना। तो आपको इतना तो पता है ना, अगर मैं केमिकल रिएक्शन बोल रही हूँ तो तुमको पता है ना, ऐसा भी तो होता है कि एक सबस्ट्रेट है ए, फिर दूसरा सबस्ट्रेट है बी। अरे सही से नहीं बनता मुझसे,
दूसरा सबस्ट्रेट है बी, दोनों ने मिला के क्या बना दिया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया, दिस इज अ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हुआ, दो सबस्ट्रेट एक दूसरे से मिलके बना रहे हैं, ठीक है, तो मिल गए, एक ये केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा केमिकल रिएक्शन में तुमने पढ़ा होगा ना कि एक सबस्ट्रेट है ए और वो ब्रेक हो जाता है, पढ़े होगा तुमने कभी, है ना, प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट, है ना, तो एक बनाने से बन रही है और एक में चीज टूटने से प्रोडक्ट बन रहा है, सही बात है ना। जब खाना खाते हो तो पेट में खाना जाता है तो टूटता है कि जुड़ता है, टूटता है। टूटता है खाना, है ना, फिर वो आपके खून में घुल जाएगा उससे मॉलिक्यूल, फिर वो आपके सेल्स के पास जाएंगे, ठीक है, फिर सेल उसको तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और उसमें से एनर्जी बनाएंगे। अब एनर्जी कैसे बनती है, एडेनिन एडीपी मिलता है एक और फॉस्फेट के साथ और एटीपी बनाता है, तो उसमें जुड़ गया ना एनर्जी का मॉलिक्यूल, फॉस्फेट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड, और उससे एनर्जी बनती है, तो वो जुड़ने वाला रिएक्शन जब एटीपी बनी, ठीक है, और एटीपी बनाने के लिए जो खाना तोड़ा है वो तोड़ने वाला रिएक्शन, ये आता है सबको, सो व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ का मतलब है सारे, टोटल ऑल द केमिकल को, सम टोटल मतलब ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ए लिविंग सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक लिविंग सेल की बात नहीं कर रहा, वो सारे सेल्स की, देखो सेल्स लिखा है यहाँ, तो इसलिए हमारी लाइन सही थी कि ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग भी होती है बॉन्ड्स की और मेकिंग भी होती है बॉन्ड्स की, एक पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, तभी कुछ नया बनता है। अगर तुम दूसरे ग्रेड में जाते हो तो तुम्हारे पास नई किताबें आती है ना, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो ना, तो न्यू बॉन्ड्स आपके, न्यू केमिकल कनेक्शंस आपके ब्रेन में बनते हैं, ठीक है, कुछ पुराने वाले कनेक्शन टूटते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपने कम पढ़े थे 10th तक बायो के, लेकिन जब तुमने यहाँ पढ़ा तो वो खुल गए ना सारा, पीछे वाले कॉन्सेप्ट टूट गए, अरे नहीं ये हाफ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ गलत भी थी, फिर यहाँ आके वो क्लियर होगी, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट तुमने दिमाग में बनाए, कुछ तोड़ दिए, वही केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा अलग पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ बायो का पर्सपेक्टिव से उतना ही याद रखना। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन, कैट मतलब काटना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर 2 में से कौन सा है केमिकल रिएक्शन कैटाबॉलिक, 1 वाला, सेकंड, बेटा सेकंड वाला, हाँ ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, दिस इज एग्जांपल इज सेकंड वाला। वेल एनाबॉलिज्म इज द मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, ए और बी का प्रोडक्ट बना न्यू बॉन्ड, है ना, यो मैम, सी बात है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, अभी के दो पेजेस पढ़ाया ना, उससे एक क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट बेस्ड, इसलिए पढ़ा रही हूँ, पर तो तुम भी लेते ही, राइट। लाइक एनाबॉलिक पाथवे आर एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी एंड कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। भाई जहां पर कोई चीज ब्रेक हो रही है वहां एनर्जी तो रिलीज होगी ना, एनर्जी अगर रिलीज हुई है तो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, और एनर्जी यहाँ पर क्योंकि इसको ब्रेक करना है तो एनर्जी यूज हुई है, तो ये कैसे एंडोथर्मिक। तो अगर मेरे को इस पेज को सम अप करना है तो क्या मैं इसको ऐसे सम अप कर सकती हूँ बहुत सिंपल तरीके से कि कैटाबॉलिक अगर ये है तो एनाबॉलिक ही हो गए, ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये केमिकल रिएक्शन लिखा ये वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, लिखो 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 लिखो, फिर इसको सम अप करते हैं और एंजाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम अंगूठा क्यों नहीं लगाते हो क्लास का, हाँ लिख दिया तो मुझे अंगूठे भेज दो बहुत सारे। मैम आप कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में, जैसे एनाबॉलिज्म का तो वो आ जाएगा ना कि दो प्रोटीन क्या है वो एक अमीनो एसिड वो बनाती हैं। खाना में तो क्या खाया था आज, मैम आज रोटी खाई थी। रोटी खाई थी, यस मैम। है ना, तो रोटी इज नथिंग बट द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ना, है ना, जो रोटी खाई थी तूने तो रोटी का एक टुकड़ा होगा पूरा का पूरा बॉडी के अंदर गया होगा, आपके माउथ में गया होगा, है ना, माउथ इज द बकल कैविटी ना, जो तो बकल कैविटी में एक एंजाइम होता है, क्या नाम है उसका, स्लेवरी एमिलेज, सेलिवरी एमाइलेज। तो सेलिवरी एमाइलेज क्या करेगा, सेलिवरी एमाइलेज जो तूने तुम्हारे खाने में मीठा मीठा था दैट इज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च इस स्टार्च को ब्रेक कर देगा, किसमें, माल्टोज
माल थे उसमें छोटी यूनिट बना दी, स्टार्च को ब्रेक कर दिया ना, और यहाँ से एनर्जी भी रिलीज हुई होगी। ठीक है, सो ये एग्जांपल होगा मेटाबॉलिज्म का। ओके, यस मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, रिएक्शन लिख लिया सबने? Yo-yo, ma'am. आओ, all metabolic changes take place in multiple reaction and following a particular pathway called metabolic pathway। ऐसा नहीं होता, अभी यहाँ पे मैंने स्टार्च ब्रेक किया मेल्टोज में, अभी जाएगा तुम्हारे स्टमक में, खासा ब्रेक नहीं होता, अभी जाता है तुम्हारा सीधा ड्यूडेनम की तरफ। ठीक है, क्योंकि स्टमक में जाके सेलिवरी माइलेज इनएक्टिवेट हो जाता है, अभी तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आगे का स्टेप होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने मीठा खाया वो मल्टीपल स्टेप में मेरी बॉडी में ब्रेक हो रहा है ना, एक ही स्टेप में तो नहीं टूटा। तो मेटाबॉलिक चेंजेस जो आपके शरीर में होते हैं वो मल्टीपल रिएक्शन से होते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में हो रहा है, एक स्टेप हुआ, फिर 2 स्टेप हुआ, फिर 3 स्टेप हुआ, फिर आपके मतलब का प्रोडक्ट बना। तो मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब है वो पूरा रास्ता जहाँ पे हर स्टेप पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। समझ आया? तो मेटाबॉलिक पाथवे को इसमें एक्सप्लेन भी करा है कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, कुछ नहीं, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है बॉडी में और कुछ नहीं। जैसे अब ये माल्टोस आगे जाएगा स्टमक में, इसके साथ कुछ खास होगा नहीं, फिर ये जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां इसका अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा। पहले इसका ब्रेक डाउन करेंगे पैनक्रियास के एंजाइम्स, फिर उसके बाद इसका ब्रेक डाउन करेंगे इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम। तो एक तो मुंह में टूटा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास के एंजाइम से टूटा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम से टूटा, तो 3 केमिकल रिएक्शन हो गए ना। इस पूरे रास्ते को मैं बोलूंगी मेटाबॉलिक पाथवे, और इसमें हुआ क्या, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बात समझ आई? यो मैम। बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं, अगर एक बार फिर पढ़ना, अगर तुम्हें ना समझ आए जस्ट लेट मी नो वन मोर टाइम। ठीक है, एक बार खुद से पढ़ना, लेकिन जब थ्योरी ज्यादा होती है ना तो खुद से पढ़नी चाहिए, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें पता भी है या बस अभी सुनने में लग रहा है कि समझ आ गया, बाद में पढ़ने बैठे कुछ नहीं दिमाग में आया। होता होगा ना कभी ऐसा, सेल्फ स्टडी में नहीं याद आता। तो ये 3 पेजेस पढ़ लेना आज। द मेटाबोलाइट फ्लो, द रेट एंड एनर्जी and the direction at which metabolism take place are called dynamic state of the body constituent। हम कहते हैं ना कि मेरी बॉडी में, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती। इवन अगर आपके पास मिट्टी के पार्टिकल है, इधर उधर कहीं ना कहीं उड़ रहे हैं, गैसेस में मॉलिक्यूल है, इधर उधर कहीं ना कहीं उड़ रहे हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं ना वो उनकी डायनामिक स्टेट है। आपने सुना ही होगा ना, हर गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होता है। अगर हम अभी बैठे, हम अपने आसपास देखें, हमें दिख नहीं रही, लेकिन मेरे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होगी ना। बेसिक गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में मिलती है, सल्फर भी थोड़ी बहुत होगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो बेसिक गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में मिलती है। तो ये क्या कर रही होगी, क्या ये एक ही जगह पे खड़ी होंगी या आपस में टकरा रही होंगी? मैम कोलाइड कर, है ना, राइट। इस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यो-यो मैम, है ना। राइट, तो ये इनकी डायनामिक स्टेट है, ये काम करती रहती है। वही बात वो कह रहे हैं कि आपकी जो भी चीजें आपकी बॉडी में, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये अपने डायनामिक स्टेट में रहते हैं। ठीक है, ये अपने अपने केमिकल रिएक्शन करते हैं, कभी बनते हैं कभी टूटते हैं। समझ आए? अब जो लाइन है यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑल लिखा है यहाँ, सब नहीं लिखा, और ये ट्रू है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड बाय अ सेट ऑफ प्रोटीनेशियस कंपाउंड कॉल्ड एंजाइम, बाय सेट ऑफ प्रोटीनेशियस except compound, ribosome and ribosome, nuclease न्यूक्लियस। एंजाइम्स। ठीक है, ये ऐड कर लेना। तो ये प्रोटीनेशियस एंजाइम हमारी बॉडी में जो होते हैं वो इन सारे केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। ठीक है, सेल्युलरी अमाइलेज इज नथिंग बट एन एंजाइम ना। ये ना हो तो मुंह में कैसे टूटेगा ना, है ना, कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक होगा। तो जो भी केमिकल रिएक्शन तो कर रहे हो वो एंजाइम टूटवा रहे हैं। हाँ बोलो। मैम राइबोन्यूक्लियस क्या है? तो ये प्रोटीन से नहीं बने? नहीं बेटा, कल नहीं आई थी तू, आई नहीं थी मैम आई थी बेटा, होमवर्क डिस्कस किया था, भूल गई। These are the enzyme। ठीक है, ASE is word used for the enzyme। ये एंजाइम है जो प्रोटीन के नहीं बने होते, ये आरएनए से मॉडिफाइड एंजाइम्स बने होते हैं। ठीक है, आपके राइबोसोम से मॉडिफाइड एंजाइम्स होते हैं। तो राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है ना, हेल्प करता है उसमें। हाँ, राइबोसोम करता है ना। यस मैम। राइबोसोम खुद भी क्या होता है,
जो राइबोसोम होता है हाफ प्रोटीनेशियस होता है और बाकी उसमें बहुत सारे नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलके बना होता है। मेनली उसके अंदर आरएनए होता है, ठीक है। तो प्रोटीनेशियस एंजाइम्स का मतलब होता है सिर्फ प्रोटीन हो गया ना उसके अंदर। सो दीज आर नॉट प्रोटीन इन नेचर। मोनोमर की यूनिट से बनके, जो मैंने तुम्हें बताया पीछे, पेप्टाइड बॉन्ड से सब कुछ बनके वैसे नहीं बने होते ये। तो राइबो एंजाइम्स एंड राइबोन्यूक्लियसेस आर डिफरेंट। ओके, यो मैम। होमवर्क किया था ना, यही तो था। दो ही तो एक्सेप्शन थी, कहाँ खो गए? कहाँ है होमवर्क तुम्हारा? किसने कराया था होमवर्क क्लास में? कहाँ है वो? मैंने नेहा। नेहा, एक बार टेक्स्ट भेज दियो इनको, ठीक है? यो मैम। ठीक है, एक बार पढ़ना, अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे को बताना। ओके, चलो। तो नाउ हम चलते हैं उसकी तरफ जहां से हमें स्टार्ट करना है, दैट इज एन एंजाइम्स। तो आज हम एंजाइम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, क्या मतलब है? जैसे तुम कोई, मेरे को दो बच्चे हाथ खड़ा कर दो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरे अरे अरे, पायल इतनी जल्दी खड़ा करा, मुझे पता भी नहीं चला। अर्चू, ठीक है। अर्चना, हो तुम? यो मैम। पायल, तुम हो? यस मैम। ठीक है, तो ये पायल है हमारी और ये अर्चना है हमारी। अर्चना की चोटी हम ज्यादा बड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या करती है? ये अपने घर से दोनों, अपने होम प्लेस से एक पॉइंट पे मिलती है और ये जाती है स्कूल, ठीक है। इनका रोज का रूटीन है स्कूल का। इन्होंने स्कूल जाना, और स्कूल जाने में इनको लगभग कितना टाइम लग जाता है? लेट्स से 5 मिनट। 30 मिनट्स लगते हैं। एग्जाम्पल तो मुझे देने दो, 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, इनको रोज 30 मिनट लगते हैं, चल के जाना होता है इसके। अब ये पहाड़ी रास्ते सही से बने हैं भगवान के लिए, यहाँ पे उल्टे सीधे मत लगा देना कॉन्सेप्ट। तो ये सीधे तरीके से जाती थी, ठीक है। दोनों सेम रास्ते से जाते हैं, दोनों को सेम टाइम लगता है, ठीक है, 30 मिनट। तो ये तो गप्पे वप्पे मार लेती होंगी जहां तक मुझे पता है ना? लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन पायल है डिसाइडेड कि पैदल नहीं जाएगी, उसको लिफ्ट मिल गई, ठीक है। उसके चाचा जी आ रखे थे, उन्होंने उसको लिफ्ट दे दी गाड़ी से। तो अब वो गाड़ी से जा रही है। जब वो गाड़ी से जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स लगेंगे। नो मैम। 5 मिनट लगते हैं। इनके लगे 10 मिनट। तो जब कार आ गई यहाँ पर, तो क्या हो गया? उसका पहुंचने कितनी जल्दी पहुंच गई ना, वो स्पीड जल्दी होगी ना उसकी पहुंचने की, यो मैम। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसके चाचा जी ने इसको बिठाया गाड़ी में, खुद भी बैठे और लेके गए इसको। अब वो क्या करेंगे? गाड़ी में ही छोड़ जाएंगे स्कूल पे? यस मैम। गाड़ी भी छोड़ के जाएंगे भाई, उनको नहीं जाना काम से? ये इसने सही पागल बनाया हुआ है। तो इन्होंने इसे फेंका, करे दफा हो, स्कूल जा भाई। और ये खुद वापस आ गए, राइट? ऐसे ही करेंगे ना? यो मैम। ये बात समझ आती है ना कि वापस ही आएंगे? अब ऐसे तो है नहीं ना, कहते हैं स्कूल ले जाओ गाड़ी, या गाड़ी से तुम्हें छोड़ के गाड़ी तोड़ देते हैं, अगर नहीं दोबारा यूज नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, राइट? तो हुआ क्या, इसका जो जाने का स्पीड था वो तेज हो गया ना, रास्ता तो वही था ना, यो मैम। इसका जो डेस्टिनेशन था वो भी वही था ना। डेस्टिनेशन मतलब नो मैम। डेस्टिनेशन भी सेम था, नो मैम। नहीं बदला है ना, ठीक है। जो हमारा ये, अब पायल और अर्चना क्या रिप्रेजेंट करे? अर्चना भी 30 मिनट है तो वो भी रास्ते में है, ठीक है। तो पायल और अर्चना क्या रिप्रेजेंट करिए? दीज आर द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या करेंगे? प्रोडक्ट में चेंज होंगे। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? स्कूल, स्कूल। है ना। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अगर अपने आप हो रहा है, दैट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। लेकिन अगर किसी सबस्ट्रेट को मदद मिल जाए, तो दिस रेड कलर कार रिप्रेजेंट्स द एंजाइम। अगर उसको मदद मिल जाए तो वही वो रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन कम टाइम में कर देगा। यो मैम। बस जो एंजाइम है वो उस रिएक्शन में यूज हुआ है, कंज्यूम तो नहीं हुआ ना। नो मैम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूज इन रिएक्शन, नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। तो वो सबस्ट्रेट को उसकी डेस्टिनेशन में पहुंचा के प्रोडक्ट में चेंज करके वापस आ गया ना केमिकल रिएक्शन करने के लिए दोबारा से, राइट? सो व्हाट इज एन एंजाइम? एंजाइम इज लाइक दिस ओनली। वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट पकड़ के प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। सबस्ट्रेट, ये पायल यहाँ से उतरी और स्कूल में चलेगी, तो प्रोडक्ट कैसे बना? ये छोटा सा ट्रिकी पार्ट है जो हम कम करेंगे। तो एंजाइम इज नथिंग बट वो सबस्ट्रेट को पकड़ता है
और प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, खुद यूज नहीं होता, खुद वापस आ जाता है वो, उसको खुद कुछ नहीं होता। ये क्लियर है सबको? Yo-yo. बट अ मॉलिक्यूल दैट स्पीड अप अ Yo-yo, ma'am. क्लियर? Yo-yo, ma'am. ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, अब एंजाइम का जो काम है वो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। जो जब ये गाड़ी हमने ली थी इसके चाचा जी की, हाथ नीचे कर ले बेटा, जब गाड़ी हमने ली थी ऐसा तो नहीं था ना कि जब गाड़ी आई थी तभी इन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, स्कूल तो पहले से जा रही थी ना। यो मैम। तो ये जो रिएक्शन था कि घर से स्कूल जाना है, ये तो पहले से चल रहा था ना, बस गाड़ी ने आके उस प्रोसेस को जल्दी कर लिया। अर्चना नाराज मत हो, अगली बार वो तेरे को भी छोड़ देंगे, ठीक है? ये फिर नाराज होकर बैठी फिर को पायल से बात ना करे, चाचा जी ने मुझे छोड़ा नहीं था। है ना? तो जो एंजाइम है उसने स्टार्ट नहीं किया केमिकल रिएक्शन में, उसने होने वाले केमिकल रिएक्शन को जल्दी कर दिया। ये बात समझ आई? Yo-yo. मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक है? अभी तुम लगाओगे तो यू विल सी ऑल्सो, और बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है? तो एंजाइम नेवर स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है? कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन उसके बिना हो रहा था नेचर में, वो बस उसको क्या करते हैं, जो ऑलरेडी अकरिंग केमिकल रिएक्शन है उनको जल्दी पहुंचाते हैं, ठीक है? तो ये इंक्रीज कर देते हैं स्पीड ऑफ ए रिएक्शन को। कैसे? इसका एक एग्जांपल दे रखा है, तो सेकंड पॉइंट पे आपको एग्जांपल मिलेगा। एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, ठीक है? अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या एग्जांपल है कि छोटू सा पार्ट है, अभी हम इसके बाद रेस्पिरेशन का चैप्टर करेंगे। तो रेस्पिरेशन के चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट इट वेरी डिटेल में, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि आपको पता है कि आपको जो ब्लड होता है उसमें दो गैसेज है जो इधर से उधर जाती है, लंग से टिश्यू से लंग। कौन कौन सी दो गैसेज है? Carbon dioxide and ऑक्सीजन। बताओ, मैं वाटर क्यों लिख रही हूँ, ऑक्सीजन सोच के हद हो। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जल्दी आता है दिमाग में, है ना? तो क्या होता है कि ऑक्सीजन तो मस्त हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर निकल जाती है ब्लड में, मोस्टली वो आरबीसी के ऊपर सवार होकर चलती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसका इशू है। ऑक्सीजन का सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा इशू है, इसके अपने नखरे हैं, ठीक है? ये ना सीधे तरीके से नहीं जाती। ये किस फॉर्म में जाना पसंद करती है कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में? फ्रॉम टिश्यू टू योर लंग्स, ये जाती है एज ए बाइकार्बोनेट है, ठीक है? H2CO3 की फॉर्म में जाएगी, ठीक है? तो H2CO3 की फॉर्म में जाना प्रेफर करती है। अब H2CO3 बनेगा कैसे? आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा टिश्यू से, पानी से रिएक्ट करेगा और H2CO3 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अगर H2CO में चेंज होगा तो ये केमिकल रिएक्शन है, और हमने कहा सारे केमिकल रिएक्शन में एंजाइम लगता है। तुम बेशक पढ़ते नहीं हो लेकिन लगता सब में। तो इसमें जो एंजाइम यूज हुआ है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम है एंजाइम का? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये सीधा केमिकल रिएक्शन आ जाएगा लेबल करने के लिए, तुम एंजाइम पूछ लेंगे क्योंकि ये रेस्पिरेशन में आता है। अब वो तुमको एग्जांपल समझा रहे हैं कि अगर ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, इसको मैं CA लिख रही हूँ हमारे अपने यूज के लिए, ऐसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है नहीं है। अगर मैं बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेस की ये केमिकल रिएक्शन देखती तो 200 H2CO3 के मॉलिक्यूल को बनने में 1 घंटा लग जाता। देख रहे हो, 200 मॉलिक्यूल्स को बनने में। तो ये 200 बनते अगर हमें 1 घंटे का टाइम मिलता, ठीक है, पर आवर। लेकिन अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज कर रही हूँ ना, तो ये मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं? 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर सेकेंड। समझ रहे हो? पर सेकेंड इज लाइक वन बोला 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल बन गए मेरे ब्लड के अंदर। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा इफेक्ट होता है? तो क्या करता है जो एंजाइम होता है वो स्पीड अप कर देता है बहुत जल्दी रिएक्शन को। देख रहे हो ना कितना स्पीड अप कर दिया। वो कार वाले एग्जांपल ये इतना स्पीड अप करता है। क्लियर? यो मैम। एग्जांपल से आपको कंपेयर कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो आगे। यो मैम। ठीक, अब मुझे बताओ ये मैम कौन पहले सा सी डॉट ए का मतलब बताएं। मैम सी डॉट ए लिखा आपने? शॉर्ट फॉर्म लिखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस की। यो मैम। क्लियर? यो मैम। यो मैम। चलो अब हम चलते हैं इस पे। पेज नंबर बताओ कहाँ पे ये डायग्राम है? 156। 156। ठीक है, थोड़ा सा ये डायग्राम करेंगे, उसके बाद हम लोग एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, यो मैम। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा ना इसको कंप्लीट करने में। ऑलराइट, देखो ये वाला रिएक्शन जब भी कोई भी हमारे पास ऐसा ग्राफ सा आता है तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
हाँ, एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं और वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ना। यो यो एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट लिखा है? प्रोग्रेस ऑफ प्रोग्रेस बन गया। मतलब अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे दिखेंगे मोस्टली सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे, है ना। यो मैम। चलो ये बात तो मेरे को क्लियर है, राइट। और इधर देखूंगी तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ कि किसी मॉलिक्यूल में पहले कितनी एनर्जी थी और बाद में कितनी एनर्जी हुई, राइट। तुमको इतना पता ना कि हमने 10% लॉ ऑफ एनर्जी में भी पढ़ा था कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा एनर्जी थोड़ी लॉस जरूर होगी, है ना। थोड़ी सी एनर्जी में लूज होती है। तो अगर मैं 10% लॉ भी लगा लूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 10% लॉ क्या वो तो हम फूड चेन में बोलते हैं, पर अगर आप लॉ एनर्जी को समझोगे तो एनर्जी में आपको ये पता है कि जब भी कन्वर्जन होता है किसी भी चीज का एनर्जी हमेशा थोड़ी सी लूज तो होती है, राइट। तो मैं इसे इतने को देख के ये बता सकती हूँ कि क्या चलेगा अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, ऊपर आप देखोगे तो ज्यादा है, इतना पता है ना। हाई एनर्जी यहाँ पर होगी, लो ये होगी। क्लियर है ये सबको? तो ये क्या कह रहे हैं, अरे समझ आई ये बात, मैम। है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, इधर देखो सारे, कि जो सबस्ट्रेट है वो जीरो एनर्जी से स्टार्ट नहीं हुआ। यार कोई भी सबस्ट्रेट है उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी ना, लिविंग सेल के अंदर है यार वो, तो जीरो एनर्जी नहीं है, उसके पास कोई ना कोई एनर्जी तो जरूर है, ठीक है। उस एनर्जी क्या होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, हर किसी में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो है। हम कहते हैं ना प्रोटीन खाते एनर्जी मिलती है, कार्ब खाते एनर्जी मिलते हैं। तो एनर्जी होती क्या है, कुछ नहीं होता, जो भी स्ट्रक्चर है ना उसका जो बॉन्ड है ना ये होता है एनर्जी। जब ये टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बात समझ आई? ठीक है। तो जब भी अगर कोई प्रोटीन टूटता है तो उसका बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड मॉलिक्यूल टूटा, तो इसका जब मॉलिक्यूल टूटा तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। इसी एनर्जी को हमारे सेल यूज करते हैं और किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनटू एटीपी फॉर्म। तो तुम बोलते हो ना तुम्हारे बॉडी में एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, एक्चुअल में एटीपी की फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन एनर्जी होती क्या है, जो भी तुम खाना खाते हो उसके बॉन्ड टूटने से बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम एटीपी की फॉर्म में चेंज करके रखते हैं। समझ आई ये बात? यो मैम। दैट मीन्स एवरी सबस्ट्रेट, अभी तक जो मैंने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सबके अंदर एनर्जी है। तो सबस्ट्रेट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो यहाँ पर होगा, थोड़ा ऊपर। क्लियर? वैल्यू नहीं देते एग्जैक्ट, पर ऊपर होगा। तो हर सबस्ट्रेट की वैल्यू अलग है। अगर मैं प्रोडक्ट देख रही हूँ तो प्रोडक्ट नीचे है, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है या सबस्ट्रेट की? पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? सबस्ट्रेट की ना। तो यहीं पे या तो एनसीईआरटी में ऊपर लिख लो या फिर कॉपी में थोड़ी सी जगह छोड़ो जहां पे आप ये डायग्राम बनाओगे, उसके सामने कुछ पॉइंट्स लिख लो दैट सबस्ट्रेट हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट। मैम कैसे है सबस्ट्रेट की? क्योंकि जब भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज होगी ना बाहर, यस मैम। है ना। तो अगर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सबस्ट्रेट के बाद 10 पैकेट थे एनर्जी के, जब वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ, वो जितना मर्जी प्रोडक्ट यूजफुल बनाए लेकिन कुछ तो अमाउंट रिलीज होगा, तो एटलीस्ट एक पैकेट तो रिलीज होगा ना एनर्जी का। तो एनर्जी तो कंपैरेटिवली कम होगी ना, यो मैम। राइट। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हम, वो तो केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, आप उससे ज्यादा जानते हो। मैं जो आपको सिंपली बायोसाइंस में बताना चाह रही हूँ वो यही कि जब भी कोई भी चीज चेंज होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमेशा लूज होती है एनवायरमेंट में। उस रिस्पेक्ट में सबस्ट्रेट में एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। क्लियर? मैम ऐसा ही क्यों होता है कि भाई मतलब होनी है एनर्जी? एनर्जी का ये रूल है, मेरे को ये तो नहीं पता कि ऐसा रूल क्यों नेचर ने डिजाइन किया है। नेचर ने ही डिजाइन किया है कि हमेशा एनर्जी थोड़ी सी जरूर रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। ना हम उसको देख पाते हैं ना हम उसको स्टोर कर पाते हैं। कर पाते तो बहुत बढ़िया हो जाता ना। एनर्जी बनाने के लिए तुमको पानी की जरूरत नहीं होती, पानी यस मैम। के फ्लो से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं होती। हमें ये नहीं पता क्यों है, पर हमने ये देखा है, कंपेयर करके ही देखा है साइंटिस्ट ने कि यार जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और जो रिएक्टेंट्स होते हैं कंपैरेटिवली प्रोडक्ट में कम होती है एनर्जी, और जो एनर्जी कम है उसका कोई रीजन नहीं है। दैट मीन्स जब ये चेंज हो रहा होगा वो कहीं उड़ गई, जिसको हम ना देख पाए ना समझ पाए, इसलिए हम इसे मानते हैं। होता क्यों है ये किसी को नहीं पता है, अभी तक तो मैंने नहीं सुनी इसकी कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैम तो नेचर फिर रिलीज एनर्जी का कोई काम नहीं होता ना फिर? नहीं कहीं है नहीं ना, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई काम तब होगा ना हम उसे पकड़ पाए, हम पकड़ ही नहीं पा रहे, इसलिए हीट की फॉर्म में मोस्टली निकल जाती है। यो यो। हम्म
चलो आगे चलो। यो मैम। ठीक है, चलो बेसिक बात थी। अब आपको दो तरीके से दिखाने हैं। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट, चलो एक चीज लिखते पहले, खाली पेज का है, याद बचता है कि मेरे को इतना पता है कि जो सबस्ट्रेट होता है मेरा, लेट्स से दिस इज द सबस्ट्रेट, बहुत बेसिक बात बता रही हूँ, ठीक है। सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, ये पता है मुझे। यो मैम। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है विदाउट एंजाइम। अब अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में, ऐसा थोड़ी एकदम से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेट्स से मैं प्रोडक्ट का शेप थोड़ा चेंज बना देती हूँ। अगर मैंने थोड़ी भी शेप चेंज करी है, दैट मीन्स कुछ बॉन्ड टूटे और कुछ नए बॉन्ड बने होंगे। तो ये अगर मैं रियलिटी में देखूँ तो किस तरीके से हुआ होगा कि पहले जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा तो बदलाव तुमको दिखाई दिया होगा ना, है ना। इसने अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई किया होगा, थोड़े बॉन्ड टूटे होंगे, थोड़े नए बॉन्ड बन रहे होंगे, तो थोड़ा अजीब दिखेगा ना अपनी पहले वाली शक्ल से। फिर उसके बाद आपको फाइनली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। तो यू विल सी कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, पर बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड आता है, ठीक है, जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं। मतलब आधा ये अपना पुराना स्ट्रक्चर है और थोड़े नए बॉन्ड इसने बना दिए। तो जो बीच वाली स्टेट आती है इसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, टेम्परेरी होती है और बहुत ही छोटे टाइम के लिए आती है। ओके, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। हम ये इतनी शॉर्ट होती है ना कि केमिकल रिएक्शंस में हम इसको बनाते ही नहीं है। जब भी तुम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन करते हो, ट्रांजिशन फॉर्म कहीं ना कहीं बनती है कुछ सेकंड्स के लिए, पर हम उसको बनाते नहीं है क्योंकि वो चेंज हो जाता है ना प्रोडक्ट में फटाफट। तो जब हम कहते हैं, जब मैंने बोला कि पायल को घर से उठा के स्कूल में छोड़ दिया है ना, तो पायल स्कूल के पास चली गई ना, तो वहां पे ट्रांजिशन स्टेट हुई होगी। इसको और सिंपल अगर मैं बताऊं तो, लेट्स से तुम्हारे घर में अभी दरवाजा होगा कहीं, ये मैम। यस मैम। तुम्हारा, ठीक है, दिस इज अ डोर। मान लो ये तुम्हारा आउटसाइड है घर का, मेन डोर है ये, ठीक है, दिस इज एन इनसाइड। तो जब तक तुम बाहर थे, मैंने तुमको बोला सबस्ट्रेट, ठीक है, जैसे ही तुम अंदर आ गए तुम भोले भाले हो गए ना। ये मैम। सच तो यही है ना, भैया तुम्हारे बाल पागलों की तरह बिखरे हुए थे, कुछ भी बोल रही थी, घर आके थोड़ा तो तमीज में आओ गई है। तो जब तुम अंदर आ गए तो मैंने तुमको बोल दिया प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है बेटा जब तूने पहला पैर घर के अंदर रखा था, ठीक है, तूने पहला पैर घर के अंदर रखा था तो तेरी आवाज ठीक हो गई थी, है ना। अब तुम थोड़ा तमीज से पेश आना स्टार्ट हुए होंगे। सो द मोमेंट तुमने घर के अंदर पैर रखा वो तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट है। क्या तुम वहां पे पैर रख के खड़े रहोगे 1-2 मिनट तक ऐसे हिलते रहोगे? नो मैम। अंदर आ जाओगे ना एकदम से, वेट थोड़ी करोगे। तो मोमेंट तुमने घर के अंदर आधा पैर रखा था, एक पैर बाहर था, तो वो तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट थी। थोड़े टाइम के लिए बनती है, टेम्परेरी होती है, अनस्टेबल होती है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, तो तुम अंदर आ जाते हो। समझ आया ट्रांजिशन स्टेट? यो मैम। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला, ऐसा होगा नहीं, मतलब मैं वैसे एक्सप्लेन करूँ कि ट्रांजिशन स्टेट इतनी ही छोटी होती है जितना तुम दरवाजे से अंदर आ रहे हो। अब अगर तुम्हारा भाई बहन तुमसे लड़ रहे हैं दरवाजे में और तुमको टाइम लग रहा है तो मेरा दिमाग मत खाना, ठीक है। ये मैम। यो यो। नहीं मैडम, पहले तो मेरे भाई से युद्ध होता है भाई माफ करो मुझे ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले ये वाले पे फोकस कर रही हूँ। सिंपल तरीके से पढ़ना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन उसको प्रोडक्ट में चेंज होना है तो क्या करेगा यार, किसी भी सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन करके अब प्रोडक्ट में चेंज होना है तो क्या करेगा, पुराने बॉन्ड तोड़ेगा, नए बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है उससे, ठीक है, अपनी एनर्जी को और इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो 2 मॉलिक्यूल है इधर उधर, ये इसको ऐसे बनाते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट में कब चेंज होंगे, जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, ये बात यो मैम। है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। एक होता है ना पर्टिकुलर पॉइंट होता है जब एक दूसरे से सही से टकराएंगे और प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो अभी इधर उधर टकरे टुकरे मार रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम चल रहा है प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे यहाँ, ये हाईएस्ट एनर्जी का पॉइंट है, ठीक है। ये हाईएस्ट एनर्जी के पॉइंट पे बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा गए हैं, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा गए हैं। टकरा गया तो प्रोडक्ट में अब चेंज होंगे ही होंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट जहां बनती है जहां पे हाईएस्ट एनर्जी है, देखो ना हाई एनर्जी है, जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट आ गई अब तुम इस केमिकल रिएक्शन को छोड़ नहीं सकते। तो जैसे ही तुमने घर के दरवाजे पे पैर रखा अब तुम बाहर नहीं जा सकते, हमारी मम्मी को पता चल गया तुम आ गई, अब नहीं जाना किसी की हैप्पी बर्थडे पे, अब तुमको अंदर ही आना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसा तो कोई नहीं होता ना दरवाजे पे पैर रख के बाहर चला जाए,
कोई है ऐसा? नो मैम, नो मैम। ये सुख हमारे नसीब में भी नहीं है, तो तुम्हारे तो कतई नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक आ गई, मैं फिर बाहर नहीं जा सकती। फिर अंदर आना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ तक मत आओ, आगे हो तो चुपचाप आ जाओ। जैसी ट्रांजिशन स्टेट बनी, उस टाइम इट चेंजेस इनटू, अल्टीमेटली चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, ठीक है? सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, जिसके बाद अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा, उस एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, सबस्ट्रेट के इधर से परपेंडिकुलर, ठीक है? और इसको बना लो ऐसे। तो कितनी एनर्जी चाहिए थी? इनिशियली सबस्ट्रेट की एनर्जी कितनी थी? ये वाली ए वैल्यू थी, ठीक है? ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने तक बी वैल्यू हो गई, राइट? तो टोटल एनर्जी जो यूज हुई है, जिसके बाद एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? यो मैम। एक्टिवेशन एनर्जी जो एनर्जी लगेगी तुमको दरवाजे तक पहुंच के एक कदम अंदर और एक कदम बाहर में, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। मेहनत लगेगी उसमें, है ना? तुमको पूरा जैसे मन बनाना पड़ेगा, अब अंदर ही जाना है, अब पढ़ना पड़ेगा, अब काम करना पड़ेगा, इंसान बनना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? पहाड़ी से तड़ के आ रही हूँ, पूरी एनर्जी लगा के फाइनली दरवाजे तक पहुंच गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है। मैंने यहाँ पर तो एंजाइम की बात ही नहीं करी ना, यहाँ करी मैंने पीछे कहीं एंजाइम की बात, नो मैम। है ना? तो फर्स्ट वाला पिक्चर तो यही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? तो तुम पीछे जो 1 है वो इसके साथ बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है? अपनी कॉपी में बना लेना, नोट्स की जगह छोड़ दो। क्लियर? अब हम बात करते हैं, एंजाइम की बात कर रहे हैं ना, तो ये तुमको समझा रहे हैं व्हाट डज एंजाइम डू, जिससे वो क्वेश्चन पूछेंगे। वो कह रहे हैं अब इसी प्रोसेस के लिए आप एंजाइम ले आओ, ठीक है? इसी प्रोसेस के लिए जब तुम एंजाइम लोगे तो वो क्या करेगा? इसी केमिकल रिएक्शन को जल्दी करवा देगा, ठीक है? इसी केमिकल रिएक्शन को फटाफट से करा देगा। तो यहाँ ले आते हैं, मगर सबस्ट्रेट इतने मर्जी मॉलिक्यूल डजंट मैटर, एंजाइम वर्क्स वेरी गुड, ठीक है? तो इसी केमिकल रिएक्शन को अगर तुमको प्रोडक्ट बनाना है, बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट अभी भी, ऐसा नहीं है नहीं बनेगी, लेकिन अब तुम इसमें एंजाइम डाल दो, ठीक है? तो ये मेरे सबस्ट्रेट है ना? तो मैं यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक सबस्ट्रेट बना रही हूँ, चलेगा आपको? मैम। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे से गले लगेंगे, और फिर एंजाइम क्या करेगा? फाइनली अल्टीमेटली बना देगा हमारा प्रोडक्ट और खुद अलग हो जाएगा, ठीक है? ताकि दूसरे की भी मदद कर पाए। ओके, इतना क्लियर? यो मैम। स्वीटी, पहाड़ी से तुमको लिफ्ट मिल गई, घर पे भी आके तुमको धक्के मिल गए, तो बहुत जल्दी आ गए तुमको ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ी, तुम्हें नहीं चलना पड़ा, तुमको उठा के ले आए घर। सो जब एंजाइम होगा तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होगा? देखो स्टार्ट तो उसी पॉइंट से हुआ ना जब पहले केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, राइट? तो एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं कराया, वो ऑलरेडी हो रहा था, और उसने क्या कर दिया कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, वो बहुत जल्दी रीच करा दी। तो ये ट्रांजिशन स्टेट इज जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है? जैसी ट्रांजिशन स्टेट बनी तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, आप रोक नहीं सकते फिर केमिकल रिएक्शन को, और प्रोडक्ट भी उसी एनर्जी पे बना जैसे पहले बना। तो इसने छेड़छाड़ नहीं करी, सबस्ट्रेट की एनर्जी उतनी, प्रोडक्ट की एनर्जी उतनी जितनी पहले थी, घर वही था, स्कूल वही था, कुछ चेंज नहीं करा। उसने चेंज क्या कर दिया कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने में जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी उसकी वैल्यू को छेड़ा है। तो देखो अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊं, तब तुम इसको देखो, ब्लू वाली लाइन में ज्यादा एनर्जी यूज हुई है, एनर्जी यहाँ से देखनी है वैल्यू, तो ब्लू वाली लाइन ज्यादा बड़ी बनी है एज कम्पेयर टू रेड वाली ना, यो मैम। है ना? तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है? कम लगती है ज्यादा? कम। यस, ठीक है? तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है। तुमको ये कैसे आएगा? ये तुमको लेबल करने के लिए आएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये बता दो कौन सा विदाउट एंजाइम है, कौन सा विद एंजाइम है? तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है वो विदाउट एंजाइम, जिसकी कम है वो विद एंजाइम। सबस्ट्रेट से रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट में एंड होगा, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। इतना क्लियर? बस यही लेबल होने के लिए आता है, समझ आया? ये क्लियर कर लिया लेबल इसको वहां पे? मैम। चलो यो ट्राई करके देखो कुछ क्वेश्चन इसके। मैम। इससे पहले मुझे ये बता दो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, फिर तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? बिना बोल बोल। मैम वो एनर्जी जो मतलब एक टाइप से रिएक्टेंट्स को देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो सके। अच्छा तान्या आप? मैम मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी होती है जिससे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में मतलब एक इंटरमीडिएट पे जो मैक्सिमम एनर्जी होती है। सही बोल रही थी, वो डेफिनेशन भी सही थी, तुम्हारी भी सही थी।
What is transition? What is activation energy? It is the maximum amount of energy which is required by a substrate to change into product. क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की जब मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू, उसी के बाद ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है ना. सो इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड ताकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो. द मोमेंट ट्रांजिशन एनर्जी रीच होगी ना, प्रोडक्ट पक्का बनता है, रोक नहीं सकते आप उसको फिर. ठीक है. यो मैम. बट इज द ट्रांजिशन स्टेट. मैम वो पॉइंट जहाँ पे वो सबस्ट्रेट और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बाइंड करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं. प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं हुआ. वो ट्रांजिशन स्टेज इज टेम्परेरी स्टेज है, अनस्टेबल स्टेज है, जो सबस्ट्रेट के पास होती है जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में इसके बाद चेंज होता है. तो ट्रांजिशन स्टेट इज अ टेम्परेरी स्टेट. ठीक है, लिख सकते हैं. अनस्टेबल स्ट्रक्चर. It is a temporary state formed during a chemical reaction. और किसकी टेम्परेरी स्टेट है तो मैं लिख सकती हूँ इट इज अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. इट इज अनस्टेबल. अनस्टेबल होती है ना. यो मैम, अनस्टेबल स्ट्रक्चर. अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर. It ultimately changes into प्रोडक्ट. changes into product. Shabash. What is activation energy? Maximum amount of energy which required to substrate change into product. Maximum energy required to change substrate into product. into product. ठीक है जी, बेसिक डेफिनेशन क्लियर. एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम इंक्रीज होती है डिक्रीज. मैम डिक्रीज. Its value decreases in the presence of Enzyme. an enzyme एंजाइम. in a chemical reaction. ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ ना एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. राइट, ये स्टेटमेंट आती है. देन लिख लो इसको और थम्स अप कर दो. चल, अब आई एम रनिंग द पोल. एक बार पोल पे आंसर करो, देन विल डू सम क्वेश्चंस. आई एम लॉन्चिंग द पोल. ध्यान से करना, थोड़ा सा ट्रिकी है. बी वेरी केयरफुल. लेट्स सी क्या आंसर आता है. हम्म 13 वर्ड्स आया मुझे. 45 स्टूडेंट्स है बेटा, 40 आंसर तो बनते. गुड इवनिंग हरीश. सिक्सटीन आंसर बाहर लेके आ रही, जल्दी करना. जब हम संडे पे टेस्ट पेपर डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने हमको बताया था कि एग लेइंग मैमल प्रोटोथेरियंस होते हैं, यूथेरियंस होते हैं, मेटाथेरियंस होते हैं. प्रोटोथेरियंस होते हैं. ठीक है, इट्स चलो वो भी छोड़ो. एग लेइंग के दो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे. एक थे प्लेटिपस पेरी वाला जो हम कार्टून देखते हैं, और एक स्पाइनी आंट ईटर्स. ये दोनों होते हैं जो एग ले करते हैं. बाकी हमारे जो मैमल्स है वो विविपेरस होते हैं. तो आंसर वुड बी द फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन. ठीक है, तो जिनको नहीं पता था उसको अपडेट कर लेना. ये हमने संडे टेस्ट पेपर डिस्कशन में इसको वहां पे डिस्कस किया था.
ओके, सो मेंटेन द कोड। चलो 2 क्वेश्चन लगा ले जो हमने अभी डायग्राम करा उसी के ऊपर, यस मैम। है ना। थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आना है, एट द एंड क्वेश्चन ही लगाना है। इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन को बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, यू हैव 2 मिनट्स, ठीक है। आराम से सोचना, आराम से करना, 2 मिनट्स है। देन यू राइट डाउन, अभी आंसर अपने पास रखना, देन आई आस्क यू तब लिखना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट, 2 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 63, ऑब्जर्व। भाई अब एनसीईआरटी बंद कर दो, नोट्स बंद कर देना, उसे देख के मत करना, खुद से करना। ओके, मुस्कान का हो गया, ये मैम। पायल का हो गया, विशाल का हो गया, नेहा का हो गया, भूमि का हो गया, जगदीश का हो गया, 1 मिनट ही हुआ अभी, रितिका का हो गया 1 मिनट में, वेरी गुड। नीलम का हो गया, गुड। बाकी बच्चे बेटा अंगूठा लगा दे। पलक का हो गया, वेरी गुड। रितिका का हो गया, आंचल का हो गया, ओके। तान्या आपका हुआ बेटा, रिया का हो गया, शिवांशी, आंचल, ओके। लेनिका का हो गया, तनिष बेटा आपका हुआ, आरुषि, श्वेता का हो गया, शिवांशी का, तान्या का हो गया, ठीक है। कृतिका, अनुपमा, सपना, गुंजन, वैशाली, पंकज, अनुपमा, स्नेहा एंड साक्षी, आपका हुआ। अनुपमा और सपना का हो गया, यार एक तो साक्षी बोलना अजीब लगता है, मेरा खुद का नाम साक्षी है। ओके, नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 70, दिख रहा है आपको? 71। यस मैम। ट्राई क्वेश्चन नंबर 71, ये वाला बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन है ना। जब भी बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना ये इजी होगा, क्योंकि बड़े से क्वेश्चन में ना वो सब कुछ लिखते हैं, आंसर भी उसी में लिख देते हैं, वो आपको बस एक बार हिम्मत करके पढ़ना होता है। तो इसलिए सब कुछ लिखा है इसके अंदर। ध्यान से पहले ऊपर सॉल्व कर लो पिक्चर को, नीचे मत मत्था मारने बैठ जाना, ऊपर करके आओ उसको। जगदीश का हो गया, रिया का हो गया, विशाली का हो गया, पलक का हो गया, विशाल का हो गया, नेहा, अनुपमा, नीलम, मुस्कान। लेकिन मैं इसके लिए फिर भी दूंगी भुवनेश्वरी, कृतिका, पायल। आई स्टिल गिव यू 1 मोर मिनट। जिसका नहीं हुआ डू इट, देन विल स्टार्ट। इजी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जूम करके देखना पड़ेगा ना इसी में। जिनका हो गया गुड, ओके। लेने का ओके, शिवांशी, तान्या, अंकिता। इस संडे तुम्हारा टेस्ट नहीं है ना? यस मैम। इस संडे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं तुमको एक चैप्टर टेस्ट भेजूंगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसको सॉल्व करना, ठीक है। पर पहले रिवाइज करो, क्योंकि वो डिफिकल्ट है ना, उसको रिवाइज कर लेना, इजी रहेगा। चलो ओके, वी आर डन नाउ। आंसर शीट, आंसर भेजो चैट में, लेट्स सी। ठीक ठीक, ऑलराइट।
ओके, नीलम, तान्या, विशाल, जगदीश, आशा, लिनिका, तनिष, मुस्कान, पलक, अनुपमा, पायल, दीक्षा, आंचल, विशाल, भूमि, कृतिका, नेहा, इन्होंने कर दिया आंसर। अंकिता, श्वेता अभी आ गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली। आपको ढूंढना है सच्ची वाली स्टेटमेंट, सही वाली, है ना। तो ए और बी यहाँ दे रखा है, तो मैं खुद ही लिख दूंगी कि ये होगी मेरी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम विदाउट एंजाइम, कि मेरे को पता जो बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली लाइन है वो विदाउट एंजाइम, और ए होगी मेरी विद इन एंजाइम। विद एंजाइम। नहीं, विद एंजाइम। विद इन मतलब क्या है? एंजाइम के साथ है, एंजाइम के अंदर थोड़ी है क्या बे। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक होता तो एनर्जी को और लेता ना, रिलीज थोड़ी करता। तो ये रिएक्शन तो एंडोथर्मिक नहीं है, इतना मुझे देख के पता चल रहा था कि बहुत फर्क है एनर्जी का। तो एंडोथर्मिक नहीं हो सकता ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बनने में। यानी एनर्जी सबस्ट्रेट से एनर्जी हाई थी, प्रोडक्ट बना है जिसकी एनर्जी काफी लो है, दैट मीन्स कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में यूज हुई होगी ना, है ना। एंडोथर्मिक तो नहीं हो सकता, है ना, एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। मेरा ए और बी सी तो नहीं हो सकता। अब बचता है एक्सोथर्मिक। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाली लाइन सही है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये लाइन सही है। With energy A in the presence of enzyme, with energy A in the presence of enzyme, तो presence of enzyme में A है, B in the absence of enzyme हुआ है, स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, नीचे वाली देख लेते हैं। A in the absence of enzyme हुआ है, ऑप्शन। अगर आपको ये रिजॉल्व करना आता होता, अगर आपको ये पता होता कि कौन सा वाला विद एंजाइम विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये क्वेश्चन होता हाफ। और अगर आपको ये पता होता कि यहाँ पे आपको देखने की ये एनर्जी, देखने सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो तुम फिगर आउट कर लेते कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। इतनी केमिस्ट्री तो सबको ही आती है अब, है ना। यस मैम। ग्राफ को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। The figure given below show the conversion of the substrate into product by an enzyme. इस फिगर में प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, ठीक है। In which one of the four option the components are labeled correctly? सही लेबलिंग ढूंढनी है तुमको, तो हमेशा उसको वहीं लेबल कर लो। मेरे को ये पता है कि डी वाला है विद एंजाइम या विदाउट एंजाइम, ये है डी। विद एंजाइम। सी वाला है मेरा विदाउट एंजाइम। ए है हमारा, ठीक है, और बी पोटेंशियल देखो कोऑर्डिनेट करना कितना जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने 2010 में, कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई याद नहीं रहता उस टाइम पे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ए है मेरा ट्रांजिशन स्टेट, तो ए ट्रांजिशन स्टेट, ये आंसर वुड बी ए बी ऑप्शन। पहले ऑप्शन से ही हो गया था ये। यस मैम। अगर लेबलिंग आती होती, राइट, तो बी वाले में बच्चे फंसते, तो हमेशा लेबलिंग अच्छे से करके जाते हैं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलो, किसी बच्चे को डाउट है दे कैन स्टे।